हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा टॉपिक जो है जलवायु विज्ञान वो चल रहा है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि आखिर तापमान का पृथ्वी पर वितरण किस प्रकार से होता है और तापमान के आधार पर ही ऊष्मा का जो बजट होता है वो कैसा है। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है दो चीज़ों का पड़ता है। एक पड़ता है तापमान का और एक पड़ता है वायु दाब का। तापमान का वितरण और तापमान का प्रभाव और तापमान का क्या असर पड़ता है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे वायु दाब और वायु दाब के आधार पर जो पवनों का संचार होता है, जो पवनों की दिशा होती है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वायु दाब एवं पवन संचार। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या शुरू करने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वायु दाब क्या होता है और पवन क्या होती हैं। पहले वायु और पवन में अंतर समझ लेते हैं। वायु और पवन। वायु जो होती है, जब कभी हवा धरातल से, मान लो ये धरातल है, धरातल से ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्वाधर उठती है, तो ये कहलाती है वायु। जब कभी हवा ऊपर की ओर उठेगी तो वो कहलाएगी वायु अर्थात एयर। और जब ये हवा क्षैतिज दिशा में गति करने लगेगी तो वो कहलाएगी पवन अर्थात विंड। समझ में आया? जब ऊपर की ओर उठे तो वायु और जब क्षैतिज दिशा में चले तो पवन। अब यहां पर हमारे टॉपिक का नाम है वायु दाब और पवन संचार। अब ये जब ऊपर उठेगी और नीचे आएगी तो दबाव किसका बनेगा, वायु का या पवन का? तो दबाव बनेगा वायु का, इसलिए हम बोलते हैं वायु दाब, ना कि पवन दाब। ठीक है। दूसरा, अब संचार जो चलेंगे, जो गति करेंगी, वो वायु करेंगी या पवन करेंगी? तो हमने अभी देखा है कि जो पवनें होती हैं वो क्षैतिज दिशा में गतिमान होती हैं। जब हवा क्षैतिज दिशा में चले तो उसे पवन कहते हैं। तो संचार किसका होगा, वायु का या पवन का? तो संचार पवनों का होगा। क्लियर हुआ? इसीलिए इस टॉपिक का नाम है वायु दाब एवं पवन संचार। समझते हैं हम कि वायु दाब क्या कहलाता है। वायु दाब या वायु दबाव भी बोलते हैं। तो वायु के भार के कारण धरातल पर जो दबाव पड़ता है, मतलब हमारे यहां पर वायु है, ऊपर उठेगी, नीचे आएगी, और जो नीचे आती है और उसके भार के कारण जो धरातल पर दबाव बनता है उसे कहते हैं हम वायु दाब। क्या कहते हैं? वायु दाब। वायु दाब को मापने के लिए जो इकाई का उपयोग किया जाता है उस इकाई को कहते हैं मिलीबार। क्या कहते हैं? मिलीबार। इसको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु दाब की इकाई क्या है। तो वायु दाब की इकाई है मिलीबार। वायु दाब क्या होता है? तो वायु दाब होता है वायु के भार के द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दबाव वायु दाब कहलाता है। क्लियर है? अब यदि बात करें कि वायु दाब को मापा किससे जाता है, तो वायु दाब को मापने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर के अंदर पारा भरा हुआ होता है और पारा जो भरा होता है तो पारे के ऊपर चढ़ने और पारे के नीचे उतरने के मान के आधार पर हम मौसम की स्थिति का अध्ययन कर पाते हैं। कैसे? हम समझने का प्रयास करते हैं। जब कभी मान लीजिए ये बैरोमीटर है आपका, इसके अंतर्गत ये पारा भरा हुआ है, ठीक है, ये पारा भरा हुआ है। अब पारे का यहाँ पर मान होता है, कुछ मान दिया होता है, 0 से लेके मान लो कुछ भी 100, 90 या 100 रहता है। अब मान लो ये जो पारे का मान है, ये जो पारा भरा हुआ है, ये अचानक से गिर जाए ऊपर की ओर। ध्यान रखना, ऊपर की ओर वायु दबाव बढ़ रहा है और नीचे की ओर वायु दबाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब यहां पर 0 है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायु दबाव बढ़ता जाएगा।
अब कभी यदि उन्होंने देखा कि ये जो इसके अंतर्गत पारा भरा है इसका मान अचानक से नीचे गिर जाता है, अचानक से 90 या 100 से आके वो 10 या 20 पे या 0 पे आ जाता है, तो अचानक से गिरा मतलब क्या हुआ, मतलब वायु दाव कम हुआ। और मैं यहां आपको बता देता हूं कि पवन जो संचार होता है वो हमेशा कहां से कहां की ओर होता है, अधिक वायुदाव से कम वायुदाव की ओर होता है। कहां से होता है, अधिक वायुदाव से। जहां पर प्रेशर अधिक होगा वहां से जहां पर प्रेशर कम होगा उसकी ओर पवनों का क्या होगा, संचार होगा। क्लियर है? तो यह ध्यान रखना, जब कभी भी जहां पर प्रेशर कम होगा उस ओर पवनें आने लगेंगी और जहां पर प्रेशर अर्थात दबाव अधिक होगा उस ओर से पवनें चलने लगेंगी। यह तापमान के विपरीत होता है। P प्रोपोर्शनल टू मान सकते हैं 1/T, अर्थात जो प्रेशर है, दबाव है, वो टेम्परेचर अर्थात तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जहां कभी तापमान बढ़ेगा वहां पर दाब कम होगा और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर दाब बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, हर जगह स्थिति परिवर्तित हो जाती है, लेकिन मोस्टली यही देखने को आपको मिलेगा कि जहां पर तापमान अधिक हुआ वहां पर दबाव कम होगा और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर दबाव अधिक होगा। देखते हैं हम बैरोमीटर में कि बैरोमीटर में पाठ्यांक गिरने से, उठने से किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर मौसम की स्थिति कैसी है। तो जब कभी ये पारे का मान अचानक नीचे गिरता है, अचानक नीचे गिरा मतलब प्रेशर या दाब क्या हो गया, एकदम कम हुआ है। और जैसे ही एकदम दबाव कम हुआ है तो उस दबाव को भरने के लिए कहीं ना कहीं से वायु तो आएगी। वो वायु उसी तीव्रता से आएगी जिस तीव्रता से यहां पर क्या हुआ है, एक खाली स्थान का निर्माण हुआ है, एक निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो जिस तरीके से यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति हुई, मतलब रिक्त स्थान बना, तो उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से हवाएं बहुत तीव्र गति से आएंगी। अर्थात जैसे ही ये जो मान नीचे गिरता है तो यह संकेत करता है कि तूफानी मौसम आने वाला है। क्या आने वाला है, तूफानी मौसम। समझ में आया कैसे आने वाला है? क्योंकि वायुदाब अचानक से कम हुआ, पारे का मान जैसे ही गिरा, हमने अध्ययन किया कि वायुदाब क्या हुआ है, अचानक से कम हुआ है। और अचानक से कम हुआ है और हवाओं की प्रकृति होती है कि हवाएं अक्सर अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। और यहां पर वायुदाब अचानक से कम हुआ है तो उतने ही तीव्र गति से पवनें इसकी ओर आएंगी जितनी तीव्र गति से यहां का वायुदाब कम हुआ है और इसको भरने का प्रयास करेंगी। इसलिए वो तीव्र गति से आएंगी और हम क्या लगा लेते हैं अनुमान कि तूफानी मौसम या तूफानी हवाएं चलने वाली हैं। अब मान लो कि ये जो पारे का मान है वो पहले धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे, अचानक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम हुआ और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे पहले क्या हुआ, कम हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो कम होने से क्या हुआ कि यहां पर जो दाब है वो पहले धीरे धीरे कम हुआ, मतलब कहीं ना कहीं से हवाएं इसकी ओर आएंगी और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब पहले कम हुआ फिर बढ़ने लगा, बढ़ने लगे से मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब प्रेशर बढ़ रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं से हवाएं आ चुकी हैं और यहां पर दबाव को बढ़ाने लगी हैं। क्लियर है? तो ये क्या हुई, हवाएं आई और बढ़ाने लगी, मतलब ये संकेत देता है कि यहां पर क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है। अर्थात यदि बैरोमीटर का पारा या मान पहले धीरे धीरे गिरता है और फिर बढ़ता है तो वह संकेत करता है वर्षा का, कि वर्षा होने वाली है। क्लियर है? अब यदि मान लीजिए बैरोमीटर का मान धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब यदि ये मान ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जैसे ये धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब यहां पर दबाव क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है और पवनें या वायु कहां से कहां की ओर चलती हैं, अधिक दाब से या अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां पर जब दबाव बढ़ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यहां से पवनें दूसरी ओर दिशा में चलेंगी, मतलब यहां से पवनें बाहर की ओर चलेंगी। और हमने एक चीज अभी पढ़ी नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे, चक्रवात और प्रतिचक्रवात।
चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में निम्न दाब का लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, अर्थात यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र होगा और बाहर से पवन या वायु क्या आएंगी, इसकी ओर आएंगी। और प्रति चक्रवात में अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, मतलब उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और यहां से पवनें क्या होंगी, बाहर की ओर चलेंगी। अर्थात ये जो प्रति चक्रवात होता है वो साफ मौसम का प्रतीक होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि दाब जो हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, पवनें बाहर की ओर चलेंगी, और पवनें जब बाहर की ओर चलेंगी तो क्या होगा, प्रति चक्रवात की स्थिति बनेगी या साफ मौसम की स्थिति बनेगी। क्लियर हुआ? जो बैरोमीटर का मान था उसके आधार पर हमने 3 निष्कर्ष निकाले हैं कि यदि बैरोमीटर का मान अचानक से नीचे गिरता है, अचानक से नीचे गिरा मतलब दाब में कमी अचानक से आई है, उस कमी को भरने के लिए कहीं ना कहीं से पवनें उतनी ही तीव्र गति से आएंगी। अर्थात जैसे ही बैरोमीटर का मान अचानक से नीचे गिरता है तो वह तूफानी मौसम का संकेत देता है। यदि बैरोमीटर का मान पहले धीरे धीरे नीचे गिरता है फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है, अर्थात यह वर्षा का क्या करता है, वर्षा का संकेत देता है कि वर्षा होने वाली है। अब यदि बैरोमीटर का मान धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अर्थात यह साफ मौसम या प्रति चक्रवात का संकेत देता है। तो ये तो होता है बैरोमीटर, जिसके आधार पर हम मौसम का और वायु का और पवनों का संचार, वायु का छोड़ो पवनों का संचार हम देख सकते हैं कि पवनें किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही हैं। अब दोस्तों, वायु दाब के आधार पर जो पृथ्वी है उसको, उस पर जो वायु दाब है, उस पर वायु दाब का जो वितरण है उसे बहुत 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटने के पीछे बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, वायु दाब, वायु प्रवणता, ये सारी चीजें होती हैं जो पृथ्वी पर वायु के दाब को क्या कर देते हैं, वायु दाब के वितरण को बताते हैं। यदि हम पृथ्वी पर या धरातल पर वायु दाब के वितरण का अध्ययन करें तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। 2 प्रकार का वितरण होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने और पृथ्वी से नीचे आने पर वायु दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। क्षैतिज का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वायु में, या एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर वायु के दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण कैसा होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पृथ्वी में एक वायुमंडल है और वायुमंडल में जो भारी गैसें होती हैं वो नीचे होती हैं, जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर होती हैं। नीचे की सतह पर वायु का जो होता है घनत्व अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वहां पर वायु के घनत्व में कमी आने लगती है। क्लियर है? तो जहां पर वायु का घनत्व अधिक होगा, समझने का प्रयास करना, यहां पर वायु का घनत्व अधिक होगा तो अधिक होने से यहां पर प्रेशर कैसा होगा, दाब कैसा होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, वायु का घनत्व कम होता जाएगा, तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पर हमारा जो वो नियम चल रहा था P प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये काम नहीं करता, क्योंकि हमने क्षोभ मंडल की सतह पर यह देखा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, अर्थात ये निरंतर बना रहता है। ऐसे ही 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या हो रहा था, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा था। तो ऊपर जाने पर तापमान भी कम हो रहा है और यहां पर ऊपर जाने पर दाब भी कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये वायु के घनत्व के कारण हो रहा है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे वायु दाब बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम वायु दाब के क्षैतिज वितरण पर। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का यदि हम अध्ययन करें तो क्षैतिज वितरण के आधार पर पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कि वो 7 भाग कौन कौन से हैं, या वो 7 पेटियां कौन कौन सी हैं।
तो वायु दाव के आधार पर 7 पेटियां हैं। पहले आती है जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है, उसे बोलते हैं विषुवतीय निम्न वायु दाव क्षेत्र। दूसरी पेटी आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और ऐसे ही आता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की पेटी, जिसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाव की पेटी। इसके बाद आती है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और ऐसे ही दक्षिणी अक्षांश में चलेगी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की पेटी, जिसे कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाव क्षेत्र। इसके बाद आती है 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर आती है उच्च ध्रुवीय क्षेत्र। अब वो उत्तर में भी होगा और ऐसे ही दक्षिण में भी होगा। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर यदि वायु दाव के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करें तो वो 7 पेटियों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये 7 पेटियों में विभक्त है। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये निम्न वायु दाव या उच्च वायु दाव कैसे निर्मित होता है। ये तो हमें पता है कि जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, विषुवत कहलाता है। अब यहां पर जो निम्न वायु दाव क्षेत्र लिखा है वो क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले हम कुछ शब्दावलियों को समझने का प्रयास करेंगे कि वो शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। पहली शब्दावली आती है डोलड्रम। दूसरी शब्दावली आती है कोरियोलिसिस बल, और तीसरी शब्दावली आती है फेरल का नियम। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं के आधार पर एक शब्दावली और आ जाएगी यहां पे ITCZ। क्लियर है? इन्हीं के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर तापमान का वितरण हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं हम डोलड्रम का क्षेत्र। तो डोलड्रम में क्या होता है कि जो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य यहां पर हमने देखा था कि तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधे लंबवत पड़ती हैं। तो यहां पर जैसे ही तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने से वायु क्या होगी, हल्की होगी और ऊपर की ओर उठेगी। जब वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी तो वायु से ऊपर की ओर उठने पर यहां पर क्या हो जाएगा, एक शांत क्षेत्र का माहौल बन जाएगा। मतलब जो शांत क्षेत्र है यहां पर निर्मित हो जाएगा, जहां पर ना तो अत्यधिक वायु की या पवन संचार की गतिविधियां नहीं होंगी। तो इस शांत वायु क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोलड्रम। यहीं पर आता है ITCZ। एक शब्दावली आती है ITCZ, जिसे बोला जाता है, ITCZ को क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ में क्या होता है, यहां पर एक पवनें चलती हैं। उन पवनों का अध्ययन हम आगे जाके करेंगे। उन पवनों को बोलते हैं व्यापारिक पवनें। तो उत्तरी ध्रुव से भी चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से भी चलती हैं, जो विषुवतीय निम्न में आकर टकराती हैं। और जैसे ही आपस में टकराती हैं तो वहां पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ध्यान रखना, यहां पर 2 क्रियाएं होंगी। एक तो जब ये आपस में टकराएंगी तो टकराकर ऊपर की ओर उठेंगी, तो एक कारण ये हो जाता है यहां पर निम्न वायु दाब क्षेत्र का। दूसरा, यहां पर तापमान अधिक होता है जिसके कारण वायु क्या होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। तीसरा कारण यह होता है पृथ्वी का घूर्णन बल। घूर्णन के कारण यहां पर अपकेंद्रीय बल अधिक लगता है और वायु बाहर की ओर फिकती है। तो ध्यान रखना, जो हमारा विषुवतीय निम्न वाला क्षेत्र होता है यहां पर बहुत सारे कारक होते हैं जो यहां पर निम्न दाब को निर्मित करते हैं। पहला कारण क्या होता है, पृथ्वी का घूमना। घूमने के कारण अपकेंद्रीय बल बहुत अधिक है, इसके कारण वायु बाहर की ओर भग रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि यहां से व्यापारिक पवनें हैं जो आपस में आके टकरा रही हैं और टकराने से ऊपर की ओर उठती हैं। क्लियर है?
तो इनके कारण क्या हो रही है, वायु ऊपर की ओर उठ रही है। तीसरा कारण तापमान है, तापमान के कारण भी वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तो इसके कारण ये जो क्षेत्र होता है 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, ये क्या होता है, शांत वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। जहां पर वायुदाब निम्न होता है और क्या होता है, शांत माहौल होता है, उसे कहा जाता है डोलड्रम का क्षेत्र। और जहां पर ये व्यापारिक पवनें आकर आपस में टकराती हैं, वहां पर जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है उसे कहा जाता है ITCZ। क्लियर है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो यह ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अब शब्दावली आती है जिसको कहते हैं कोरियोलिसिस बल। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्वी की दिशा की ओर घूम रही है, और घूमने के कारण क्या होता है, ये घूमेगी तो वायु बाहर की ओर फेंकेगी, बाहर की ओर फेंकेगी तो वायु की दिशा जो होती है ऐसे सीधे ऊपर और नीचे ना होकर अपने मार्ग में थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है। और जो विक्षेपित होती है जिस बल के कारण होती है, उस बल को कहते हैं कोरियोलिसिस बल। ये ध्यान रखना है। इस बल के आधार पर जो पवनों की दिशा है वो किस दिशा में होगी, उसे प्रतिपादित किया था किन्होंने, फेरल ने। इसीलिए उस नियम को कहते हैं फेरल का नियम। फेरल ने कहा था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उस पर एक बल लगता है जिसे बल कहते हैं कोरियोलिसिस बल। उसके कारण ये जो पवनें होती हैं वह उत्तरीय गोलार्ध में अपने हाथ के दाहिनी ओर और दक्षिणीय गोलार्ध में अपने हाथ के बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और यही बल कहलाता है कोरियोलिसिस बल के आधार पर फेरल का नियम। क्लियर है, ये क्या कहलाएगा आपका, फेरल का नियम कहलाएगा। तो ये क्लियर हुए कि डोलड्रम क्या कहलाता है, कोरियोलिसिस बल क्या कहलाता है, और ITCZ क्या कहलाता है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि आखिर निम्न दाब का क्षेत्र कैसे बन रहा है, उच्च दाब का क्षेत्र कैसे बन रहा है, पवनें किस तरीके से गति कर रही हैं। पवन संचार को तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, लेकिन यहां पर उसका थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पवनें संचार कर कैसे रही हैं। तो यहां पर हुआ क्या था, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्या हो रहा था, बहुत सारे बल काम कर रहे थे। जैसे अपकेंद्रीय बल कर रहा था, तापमान था, तापमान के बाद कोरियोलिसिस बल था, फेरल। तो इनके कारण क्या हो रहा है, वायु गर्म होकर और वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रही है। ऊपर की ओर उठने से यहां पर क्या हो रहा है, निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। अब ये जब वायु ऊपर की ओर उठी तो कहीं ना कहीं तो जाके ठंडी होकर नीचे की ओर बैठेगी। तो ये जब वायु यहां से ऊपर की ओर उठती है तो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं से मतलब क्या होता है, आगे चलकर 25 डिग्री के मध्य वो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों में हो सकता है नीचे की ओर बैठती है। जब ये वायु ऊपर से भारी होकर नीचे की ओर बैठेगी तो यहां पर कैसा क्षेत्र निर्मित होगा, उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होगा। क्यों, क्योंकि वायु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, अर्थात धरातल पर दबाव अधिक बना रही है। यहां पर एक शब्दावली आती है जिसे बोला जाता है अश्व अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और जब कभी यूरोप के नाविक व्यापार करने के लिए जाते थे, उत्तरी अक्षांश की बात थी, व्यापार करने के लिए जाते थे, तो उनकी नाव जो होती थी, जो पतवार होती थी, वो क्या करते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। और जब कभी ये व्यापार करने के लिए जाते थे और इस क्षेत्र में आते थे, क्षेत्र जो होता था शांत हो जाता था और यहां पर दाव अधिक होता था, जिसके कारण उनकी जो पतवार होती थी या नाव होती थी वो क्या होने लगती थी, डूबने लगती थी, डूबने लगती थी। भार अधिक हो गया। क्यों, क्योंकि एक तो नाव में जो घोड़े सवार हैं उनका भार अधिक है और ऊपर से वायु का दबाव अधिक हो गया। तो इस भार को कम करने के लिए और ताकि नाव आगे बढ़ सके, इसके लिए वो यहां पर अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। सारे घोड़ों को नहीं, कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे ताकि इसका भार कम हो जाए और नाव आगे की ओर बढ़ सके। घोड़ों को संस्कृत में अश्व कहा जाता है, इसीलिए इस डिग्री को 35 डिग्री जो होता है, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को अश्व अक्षांश का क्षेत्र कहा जाता है।
प्रश्न पूछा जाता है अश्व अक्षांश का क्षेत्र कहां पर है, इसे अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है। दोस्तों आपको अश्व अक्षांश यदि पूछा जाता है तो यह नहीं लिखना कि घोड़ों को फेंके जाने के कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। आपको यह लिखना है कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य उच्च वायु दाब के क्षेत्र को नाविकों ने अश्व अक्षांश का नाम दिया, अर्थात यहां जो उच्च वायु दाब का क्षेत्र था इसे ही अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्लियर है। अब यहां पर क्या हो रही हैं, ये वायु जो हो रही थी भारी होकर नीचे की ओर बैठ रही थी और नीचे की ओर बैठने से जो ये जो क्षेत्र है जो 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य का क्षेत्र है ये उच्च वायु दाब के क्षेत्र में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही स्थिति उत्तरीय ध्रुव में बनती है, उत्तरीय गोलार्ध में बनती है और यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। अभी हम उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र को छोड़ते हैं, पहले हम देखते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र को। इसके साथ ही आपको यह भी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया है जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर वायु दाब कम होता है और जहां पर तापमान कम होता है वहां पर वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। यहां पर चूंकि उत्तरीय ध्रुव है और यहां पर चूंकि दक्षिणी ध्रुव है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधे या लंबवत नहीं पहुंचती। सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं। तिरछी होने के कारण, और एक चीज और मैंने बताई थी कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका होने के कारण क्या होता है, यहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, इसलिए यहां पर बर्फ जमा हुआ रहता है। अब बर्फ जमा है मतलब तापमान क्या हुआ, बहुत कम हुआ, और जब तापमान बहुत कम होगा तो दाब क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और पवनें कहां से कहां की ओर चलती हैं, पवनें अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो यहां पर क्या है, प्रेशर अधिक है, दाब अधिक है, तो पवनें कहां की ओर चलेंगी, पवनें चलेंगी अपने निम्न दाब की ओर। चलेंगी कि नहीं चलेंगी। जब ये पवनें यहां की ओर चली तो ये क्या करती हैं, यहां की ओर चलेंगी, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्षेत्र कैसा होगा, उच्च वायु दाब का होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तापमान निम्न है और तापमान निम्न होने के कारण यहां पर दाब अधिक है। अब ये पवनें यहां पर आई और यहां पर आती हैं, और दोस्तों यहां पर भी मैंने देखा था जो उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र था, यहां पर वायु नीचे की ओर बैठ रही हैं, और जब कभी वायु नीचे की ओर बैठती हैं धरातल से टकराने के बाद ये कहीं ना कहीं तो जाएंगी। कहां जाएंगी, कुछ तो इस तरफ जाएंगी और कुछ इस तरफ जाएंगी। अब जो ऊपर की ओर जा रही हैं और ध्रुवीय उच्च से नीचे की ओर आ रही हैं, तो ये जब आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद कहां जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी। क्यों, क्योंकि नीचे तो धरातल है, नीचे तो जा नहीं सकती, तो कहां जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी। तो जब ये आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद ऊपर की ओर चलेंगी, और ऊपर की ओर चलेंगी मतलब यहां क्षेत्र कैसा बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। समझ में आया क्या हो रहा था यहां पर। ये जो विषुवतीय निम्न था, यहां तो बहुत सारे बल काम कर रहे थे, जैसे कि आपका कोरियोलिसिस बल काम कर रहा था, अपकेंद्रीय बल काम कर रहा था, तापमान काम कर रहा था। इसके कारण क्या, यहां की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठी, इसलिए निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा था। ये ऊपर की ओर उठकर कहीं ना कहीं से मतलब 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाकर बैठी, तो जहां पर बैठी वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित किया। इसलिए इन दो क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ही वायु यहां पर उतरेगी तो कहीं ना कहीं तो चलेगी, तो ये पवनों के रूप में कहां, उत्तर और दक्षिण दिशा में चलने लगती है। ध्यान रखना, यहां मैं वायु और पवन संचार दोनों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब ये जब चली, यहां पर जब उतरी तो कहीं ना कहीं चली, कहीं से मतलब उत्तर की ओर भी चलेंगी और दक्षिण की ओर भी चलेंगी। ये मैंने सीधे इसलिए नहीं बनाई हैं, ये तिरछी इसलिए हैं क्योंकि ये कोरियोलिसिस बल के आधार पर फेरल के नियम का अनुपालन कर रही हैं। फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरीय ध्रुव में या उत्तरीय गोलार्ध में ये अपने दाहिने हाथ की ओर, यदि मैं इधर खड़ा होकर विषुवत रेखा की ओर देखूं तो इनका टर्न किस तरफ हो जाएगा, दाहिने हाथ की ओर हो जाएगा। यदि मैं फेरल के नियम की बात दक्षिणीय गोलार्ध में करूं तो ये अपने हाथ के बाईं की ओर। यदि मैं इधर खड़ा हो जाऊं और इधर से इस तरफ देखूं तो ये किस तरफ दिखेगा, बाएं हाथ की ओर मुड़ना दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहां पर भी ये हो जाएगा कि अपने बाएं हाथ की ओर, यदि मैं इस ओर देखूं तो ये पवनें बाएं हाथ की ओर मुड़ी हुई है कि नहीं, और यदि हम इस तरफ देखें तो ये दाएं हाथ की ओर मुड़ी है कि नहीं। तो
तो ये जो नियम है वो फेरल का नियम है, इसी के कारण मैंने इनको थोड़ा सा तिरछा बनाया हुआ है। क्लियर है। अब ये आपस में टकराई, यहां पर गिरने के कारण उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर चली, तो जैसे ये ऊपर की ओर आई तो यहां से टकराकर फिर ऊपर उठेंगी, यहां से टकराकर फिर ऊपर की ओर उठेंगी। जहां पर टकराएंगी वहां पर ITC-Z क्षेत्र का निर्माण होगा और जाकर जहां पर बैठेंगी वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा और इसीलिए 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अश्व अक्षांश का निर्माण होता है। और जैसे ही ये बैठी तो फिर चली उत्तर और दक्षिण की ओर, फिर ये आई कहां पर, यहां पर, और यहां से भी कुछ पवनें आ रही थी क्योंकि ध्रुवों पर क्या था, ध्रुवों पर निम्न तापमान था और उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा था। और यहां जैसे ये होंगी तो यहां से फिर टकराएंगी और फिर ऊपर की ओर उठेंगी और वो इस तरीके से चलने लगेंगी। अब यहां पर आप देखिए, जब ये गिरी समझने का प्रयास करना चित्र को, यहां से उठ रही हैं, यहां पर गिर रही हैं, यहां से उठ रही हैं, यहां पर गिर रही हैं। क्लियर। यहां से उठी, यहां पर गिरी, यहां से उठी, यहां पर गिरी, यहां से उठी, यहां पर गिरी और यहां से उठी, यहां पर गिरी। इनसे आप देखोगे कि यदि हम वायु को और पवन को मिला देते हैं तो इस तरीके का सेल निर्मित होता है। किस तरीके का सेल निर्मित होता है? इस तरीके का। यदि हम देखें कि ये जैसे मान लो यहां पर गिर रही थी तो यहां से पवनें चली, तो एक ऐसा सेल निर्मित हो रहा है। तो एक सेल बनता है आपका यहां पर, एक सेल बनता है यहां पर और एक सेल बनता है यहां पर। क्लियर है। मतलब एक बनता है 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, एक बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य और एक बनता है 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। तो जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य बनता है उसे कहा जाता है हेडली सेल। क्या कहा जाता है? हेडली सेल। जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य बनता है उसे कहा जाता है फेरल सेल। सेल समझ में आए? और जो 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य बनता है उसे कहते हैं पोलर सेल। तो इसके अंतर्गत हमने पवनों की दिशा भी बताई और सेलों को भी बताया। यहां एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, पवनें भी बता देता हूं कि ये जो पवनें चल रही हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ये जो पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, इन पवनों को कहा जाता है, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। आगे जब हम पवन संचार को पढ़ेंगे, पवनों का वर्गीकरण करेंगे कि पवन कितने प्रकार की होती हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे इन पवनों के प्रकारों को और वहां पर अध्ययन भी करेंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इनका संचार किस तरीके से हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी किताबों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर वायु दाव को और पवन संचार को अलग अलग पढ़ाया गया है। इसलिए हमें ये जो हेडली सेल है, पोलर सेल है, और दूसरा ये निम्न वायुदाव उच्च वायुदाव का जो क्षेत्र है और जो पवनों का संचार है, ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने दोनों को एक ही जगह समझाने का प्रयास किया है। इसलिए ये जो पवनें हैं इनके नाम मैं यहां बता देता हूं कि ये जो पवनें चल रही हैं, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल रही हैं, उन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों के बाद ये जो पवनें चल रही हैं, जो कहां से? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपोष्ण निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल रही हैं, इन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें। क्या कहा जाता है? पछुआ पवनें। और जो पवनें ध्रुवीय उच्च से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय पवनें। क्लियर है? तो ये पवनें हैं कि 3 प्रकार की पवनें चल रही हैं। ये इनकी जो दिशा है वो फेरल के नियम के अनुसार है। उत्तरीय गोलार्ध में अपने हाथ की दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने हाथ के बाईं ओर मुड़ रही हैं।
क्लियर है। ये जो हैं जहां पर वायु ऊपर की ओर उठ रही है वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है, जहां पर वायु नीचे की ओर बैठ रही है वहां पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है। और ध्यान रखना, जहां पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है उसी ओर से पवनें दूरी की ओर चल रही हैं। यहां पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना इसलिए पवनें उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर चल रही हैं। और जहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा वहां पर पवनें टकराएंगी और ऊपर उठ जाएंगी और वहां से वायु दूरी की ओर चलेगी। जैसे यहां पर देख लीजिए आप, यहां से वायु कहां दूरी की ओर चल रही हैं और पवनें वहां पर मिल रही हैं। तो ये क्या है? ये है वायु दाब। ये पृथ्वी पर वायु दाब का क्षैतिज वितरण है। अगले वीडियो में हम पवन संचार को समझेंगे और समझेंगे कि आखिर पवनें कितने प्रकार की होती हैं और उनकी महत्वता क्या है और उनमें अंतर किस प्रकार से है। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।